नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। द गैंगस्टर सागा के पिछले एपिसोड में आपने और मैंने सुना था कि अमाल की आँख जल्दी खुली थी। देन उसके बाद वो बाबा की डायरी पढ़ने लगी थी। बाबा की डायरी पढ़ लेने के कारण उसकी आँखों से जो आंसू गिरा उससे कविशा जाग गई। फिर कुछ छुअन हुई थी, उसके बाद नाश्ता हुआ था। नाश्ते के बाद ये लोग अपने अपने वर्क प्लेस पर चले गए थे। वर्क प्लेस पर कविशा का मन नहीं लग रहा था, तो उसने पहले माँ से बात की, देन अमाल से की। तो इसी बहुत बिज़ी दिन के बाद शाम आई, घर जाने का वक्त हुआ तो फिर से दिल भारी हुआ कविशा का। उसने फट से उदय को फ़ोन लगाया। उसके कानों में कुछ गोलियों की आवाज़ आई। गोलियों की आवाज़ के बाद कविशा वहाँ पहुँच गई जहाँ गोलियों की बौछार हो रही थी। जब कविशा वहाँ पहुँची, उसके पहुँचते पहुँचते ही एक गोली अमाल के कंधे पर आ लगी थी और फिर दूसरी गोली ने अमाल के सीने का रास्ता ढूंढ लिया था। कविशा ने अमाल की गन को पकड़ा और तान दिया था उस इंसान पर जिसके गन से घायल हो गई थी अमाल। हॉस्पिटल पहुंचे थे ये लोग, वहाँ इसरार किया था कविशा ने। फिर क्या होना है वही हुआ। तो चलिए अब अगले एपिसोड में चलते हैं। अमाल को गोली लग गई है, उस पर किसी गैंग ने हमला किया है। ये खबर आग की तरह फैल गई थी। जब आग की तरह फैल गई थी खबर, तो उससे पहले ही पहुंच गई थी गोल्ड हॉर्स के खेमे में। हाँ, मिस्टर ग्रोवर को ये पता लग गया था। उन्होंने अपनी भवें सिकोड़कर अपने मेंबर्स को देखा था और फिर मेंबर्स काम पर लग गए थे। उन्होंने अपनी कार की कीज़ ली थी और फिर अपने कदम बिना कुछ कहे, बस अपने चेहरे का एक्सप्रेशन दिए, उनके कदम भारीपन से आगे बढ़ गए थे। हवेली में भी ये बात पहुंच गई थी। मॉम का दिल जैसे ज़मीन में दब रहा था। जल्दी जल्दी बस वो हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहती थी। रूह की सांसें जैसे थम सी रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो भी बस मॉम का हाथ पकड़े बैठी हुई थी उस गाड़ी में। ड्राइविंग सीट के बगल में अंकल बैठे हुए थे, काका। वो गाड़ी जल्दी चल रही थी। बस थोड़ी ही देर में वो गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकी थी। रूह ने दरवाज़ा खोलते ही अपने कदम को ज़मीन पर रख दिया था। मॉम का हाथ पकड़े वो जल्दी जल्दी आगे की तरफ बढ़ने लगी थी। काका भी ठीक उनके पीछे अपनी जल्दी कदमों से दूरी कम कर रहे थे। तभी रूह को उदय दिख गया था। उदय, बेकी कहाँ है? कहाँ है के? हाँ, बोलो। मॉम ने सिर्फ अपनी आंखों से उदय से सवाल किया था। वो आंखें जिसमें आक्रोश था, वो आंखें जिसमें गुस्सा था, वो आंखें जिनमें डर भी था, लेकिन वो इतना ऊपर नहीं था जितना आत्मविश्वास था मॉम की उन आंखों में। वो बस मॉम ने अपनी सीधी हथेली से उदय को रोक दिया। उदय रुका, रोने से भी और आगे बढ़ने से भी। और मॉम सीधा आईसीयू के दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ 2 कदम की दूरी लिए एक टेबल था जिस पर कविशा बैठी हुई थी। मॉम की नज़र आईसीयू के दरवाजे से अंदर गई, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। वो नज़रें घूमी और कविशा पर पड़ी। कविशा के वो कपड़े खून से सने हुए थे। उसकी आंखों में जैसे स्थिरता थी। एक पत्थर जहाँ ठहर जाता है, फिर वहाँ से वो हिलता नहीं, वैसी स्थिरता। मॉम के कदम आगे गए। मॉम ने अपने सीधे हाथ से कविशा के कंधे पर टैप किया और रख दिया। तब जाकर कविशा उन ख्यालों से बाहर आई। अपनी आंखों को उसने हिलाया और ये बताया कि उसकी आंखें पत्थर नहीं हैं। उसने वो आंखें मॉम पर की और मॉम के सीने से लग गई। मॉम, मम्मा, मम्मा, मॉम। बस कर। तू इतना कैसे घबराने लगी है? तू इस तरह कब से डरने लगी है? तू वही लड़की है ना जो आधी रात को मेरे घर आ गई थी? तो फिर क्यों घबरा रही है? मेरी अमाल को कुछ नहीं होगा। मॉम की आवाज़ में भी थोड़ी सी अस्थिरता लग रही थी, लेकिन वो बाखूबी उसे कंट्रोल किए हुई थी, क्योंकि उनका बाहिना हाथ नीचे की तरफ स्थिरता लिए हुए था और उस बाहिने हाथ की मुट्ठी बंधी हुई थी। उन्होंने दाहिने हाथ से
कविशा के बालों को सहलाते हुए उसे ज़रा बूस्ट किया था। कविशा की डूबती सांसें, उसकी तेज चल रही धड़कनें, उसकी नब्ज़ जो न जाने कौन से रिदम में चल रही थी, वो सब एक पॉइंट पकड़ने लगी थी। मॉम के छू भर लेने से, मॉम के सिर्फ ये शब्द कह देने से कविशा ने अपनी आँखों को पोंछ लिया था और फिर मॉम की आँखों में देखा था। हाँ, आपने ठीक कहा मॉम, हमारी माल को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो रोना बंद कर। मॉम ने ये कहा और अपने रुख को पलट लिया और फिर थोड़ा सा वक्त आगे चला गया था। सब के सब बेंच पर अपनी अपनी जगह लिए बैठे थे। तभी 2 कदम अपनी आवाज़ करते हुए इस तरफ आ रहे थे और उन कदमों में बहुत भारीपन था। वो कदम सीधा मॉम के सामने आकर रुक गए थे और वो वाइट कलर के जो शूज़ थे उन पर नज़र पड़ी थी मॉम की। मॉम देखते ही पहचान गई थी, मिस्टर ग्रोवर। मॉम ने अपने मन में कहा और अपने चेहरे को आत्मविश्वास से ऊपर उठाया और मिस्टर ग्रोवर की आंखों में आंखें डाल दी। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं कपूर की बेटी को देखने आया हूँ कि कैसे लड़ती है वो मौत से। तुम मेरी बेटी को देखने आए हो? शर्म नहीं आई तुम्हें? तुमने ही ये करवाया है ना? मॉम ने सीधा पूछ लिया था। मैं पागल नहीं हूँ मिसेस कपूर कि कपूर की बेटी पर हमला कराऊं। मिस्टर ग्रोवर ने अपनी गर्दन जरा डिग्री देते हुए 45 डिग्री देते हुए घुमा ली थी जहाँ काका खड़े थे। वापस अपनी गर्दन मॉम पर की थी मिस्टर ग्रोवर ने। तुम्हें आज भी यही लगता है कि कपूर को मैंने? हाँ, मुझे यही लगता है क्योंकि तुम्हें वो कुर्सी चाहिए थी, तुम्हें वो जगह चाहिए थी जिस पर बैठकर तुम राज कर सको, इस गोल्ड हॉर्स को चला सको अपने मुताबिक। हाँ, तुमने ठीक कहा, मुझे ये कुर्सी चाहिए थी। गोल्ड हॉर्स को मैं अपने मुताबिक चलाना चाहता था, लेकिन कपूर के साथ। और ये बातें करने के लिए बहुत वक्त है। मुझे तो सिर्फ ये जानना है। ऐसे बोलते ही मिस्टर ग्रोवर ने फिर अपनी गर्दन घुमा ली थी 45 डिग्री देते हुए। मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये किया किसने है, कौन कायर है जो इसके पीछे है। कि वही कायर है जो पहले भी अपनी कायरता दिखा चुका है। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो, कोई और नहीं, तुम कायर हो, और ऐसे कायर जिसकी कोई परिभाषा नहीं। मॉम ने कहा, और मेरी बेटी है। आज तक कोई ऐसी गोली बनी नहीं है जो मेरी बेटी के सीने को भेद सके, समझे तुम? हाँ, जानता हूँ मैं, आफ्टर ऑल कपूर की बेटी, जानता हूँ मैं। उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, उसे ज़रूर कुछ होगा जिसने ये किया, क्योंकि अमाल मुझसे मिलने आ रही थी। मैं आज उसे सब कुछ सौंप देना चाहता था मिसेस कपूर, सब कुछ सौंप देना चाहता था, लेकिन किसी को ये मंजूर नहीं था। कोई है, बस एक बार मुझे पता लगाना है। उसके बाद अपने दांतों को पीस लिया था यहाँ मिस्टर ग्रोवर ने, अब अपनी बात कह रहे थे। वहीं मॉम की आंखों में भी बहुत आक्रोश था, बहुत आक्रोश। तुम क्या, उसके सर में तो गोलियां मैं दागूंगी जिसने मेरे कपूर को छीना और जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरी बेटी पर गन तान सके। इन दोनों की बातें दूसरे बेंच पर बैठी कविशा सुन रही थी। उसके कानों में इन दोनों की आवाज़ हल्की हल्की सुनाई दे रही थी, क्योंकि ये दोनों बहुत सॉफ्टली बातें कर रहे थे। शब्द तो भारी और कड़क थे, लेकिन वॉइस बहुत सॉफ्ट थी। लेकिन काका को इनकी बातें नहीं सुनाई दे रही थी। दिखाई दे रहे थे तो मिस्टर ग्रोवर, दिखाई दे रही थी तो मॉम। मिस्टर ग्रोवर के वो भाव दिखाई दे रहे थे, और कुछ भी नहीं। वहाँ प्रिया अपने कॉलेज को छोड़ चुकी थी। वो घर पहुँच गई थी। घर पहुँचकर जब माँ ने उसकी चलती सांसों की वजह पूछी तो उसने बताई, और फिर
माँ के दिल की धड़कन भी तेज हो गई। प्रिया ने उदय को कॉल किया। उदय ने उसे आने से मना किया, लेकिन कैसे कैसे मान जाए प्रिया और माँ। फट से प्रिया भी ऑटो पकड़ चुकी थी और ये दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। मिस्टर ग्रोवर के कदम कविशा की तरफ बढ़े थे और उन्होंने कविशा के सर पर हाथ रखा था, जैसे बड़े रखा करते हैं, और फिर उन निगाहों से रूह को देखा था और उन निगाहों में भी बड़ों का प्यार ही था। मिस्टर ग्रोवर ये करते हुए इस कॉरिडोर के एक कोने में जाकर खड़े हो गए थे। टाइम हल्का सा आगे बीत गया था। तभी एक डॉक्टर अपनी कोट को ठीक करते हुए आया। ब्लड लॉस बहुत हो चुका है, हमें ब्लड की ज़रूरत है। तो आप में से अगर कोई, जैसे ही ये सुना सबने, वैसे ही मिस्टर ग्रोवर आगे आ गए थे। मैं दूंगा ब्लड, क्योंकि कपूर और मेरा खून एक है और कपूर की बेटी का भी खून वही है, तो मैं दूंगा। ये कहते हुए मिस्टर ग्रोवर के कदम आगे बढ़ने लगे थे। तभी पीछे से एक बुलंद आवाज़ आई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस्टर ग्रोवर इस आवाज़ पर पलटे थे। वो मॉम की आवाज़ थी। मेरी बेटी को मैंने सींचा है, तब से लेकर अब तक, और आज भी मैं ही सींचूंगी, और कोई नहीं, कोई भी नहीं। मॉम ने अपनी बात निडरता से कही, कॉन्फिडेंस से कही। माँ है वो, बस उसी हक से कही थी। और फिर डॉक्टर उन्हें लेकर आगे चल दिए थे। देखिए माँ जी, आपकी एज, मेरी एज की फ़िक्र मत करो। तुम्हें खून चाहिए ना, खून लो। जो भी टेस्ट करने हैं उन टेस्ट के बाद। जी चलिए। उस डॉक्टर ने ज़रा भी आर्ग्यूमेंट करने की सोची नहीं मॉम से, और चुपचाप मॉम को लेकर वो आगे बढ़ गए थे। प्रिया और माँ के भागते कदम भी कविशा की ओर बढ़े थे। प्रिया ने पहले कविशा को गले लगाया। मॉम ने कविशा के कपड़ों पर नज़र डाली। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ माँ, मेरी अमाल ठीक हो जाएगी ना? हाँ, मॉम ने कहा है वो ठीक हो जाएगी, और वैसे भी वो मेरी अमाल है, उसे लड़ना आता है ना माँ? हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल लड़ना आता है उसे। ये कहकर कविशा के चेहरे को अपने सीने में भर लिया था माँ ने। तभी मॉम भी सामने से आ रही थी। चेयर पर बिठाने की कोशिश की थी उस नर्स ने, लेकिन मॉम ने उस चेयर को रिफ्यूज़ कर दिया था। अपने हाथ में कैनुला लगाए वो आगे बढ़ रही थी अपने कदमों के साथ। तभी माँ भी बढ़ गई थी आगे मॉम के पास, और फिर गले लगा लिया था। हाँ, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? इतनी तकलीफ़ देने की क्या ज़रूरत थी आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप बहन जी? अरे समधन जी, कुछ नहीं होगा, आइए थोड़ा सा बात करते हैं। ये कह के मॉम ने माँ के साथ ज़रा दूसरे बेंच की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे। इसी तरह ये जो वक्त था वो बहुत हैवी ज़रूर था, लेकिन बीत रहा था। कविशा की निगाह बार बार उस तरफ जा रही थी जिस तरफ अमाल को ले जाया गया था। मेरी अम्मा, अमाल, प्लीज़ आओ ना, आकर मुझे अपने पाँव में भरो ना। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे मुझे तुम चाहिए, चाहिए ही चाहिए। जैसे उस वक्त मैं तुम्हें चाहिए थी, वैसे ही तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी? बिल्कुल नहीं। मैं जान से मार दूंगी तुम्हें अगर तुमने मुझे छोड़कर जाने की सोचा भी। ये सारे शब्द, ये सारे लफ्ज़ कविशा के दिल के थे, खुद उसके दिल से। लेकिन उसके चेहरे पर स्थिरता थी। ये विश्वास लिए कि उसकी अमाल को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। उसकी आंखों के आंसू उसने रोक लिए थे। वो कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी पूरे परिवार के सामने। सबकी सांसें कभी तेज तो कभी धीरे, सबके दिल की धड़कन कभी गायब तो कभी विजिबल, और सब के सब कभी एक दूसरे को देखें तो कभी उस रूम की तरफ देखें जहाँ अमाल है। तभी उस रूम से 2 कदम और आगे आए थे वही डॉक्टर जो जानते थे अमाल को। उन्होंने अपने स्टेथोस्कोप को अपने गले से निकाल कर अपनी जेब में लटका लिया था।
और सबकी निगाह उसी डॉक्टर पर आकर टिक गई थी। कविशा अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। उदय ने 2 कदम और आगे बढ़ा दिए थे और जो फोल्ड करके मिस्टर ग्रोवर अपने हाथ खड़े थे, उन्होंने अपने हाथों को सीधा कर लिया था। काका ने भी अपना रुख डॉक्टर की तरफ बढ़ा दिया था। बुलेट हमने निकाल दी है बॉडी से। एक बुलेट तो छूकर चली गई थी, लेकिन एक बुलेट अमाल की बॉडी में ही थी, जिस वजह से ब्लड लूज हुआ। लेकिन मॉम ने अपना ब्लड देकर वो कमी पूरी कर दी। भगवान ने जो काम हमारे हिस्से सौंपा था, हम वो कर चुके हैं। अब जो काम आपके हिस्से सौंपा है वो आप करिए। 72 आवर्स, 72 घंटे। अगर 72 घंटों में अमाल को होश आ गया तो ठीक है, वरना क्या डॉक्टर? मॉम ने पूछा। अब वो कोमा में जा सकती है, बस। ये कहते हुए डॉक्टर ने अपनी नज़रों को ज़रा झुकाया, हाथ ऊपर किए, और वो मुड़ गए। नहीं, मेरी बेटी वापस आ जाएगी, मुझे यकीन है। ये कहते हुए मॉम अपनी जगह बैठ गई थी और फिर मिस्टर ग्रोवर ने धीरे से उदय से कुछ कहा था और उनके कदम यहाँ से बाहर चले गए थे। उनके जाते हुए कदमों को कविशा की आंखों ने देखा था। कविशा ने कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं जाना। सिर्फ वो बाहर गई और जिस गाड़ी से मॉम और रू इस हॉस्पिटल में आई थी, उसी गाड़ी के ड्राइवर से गाड़ी की चाबी मांग ली थी। गाड़ी की चाबी दो। लेकिन मैंने कहा ना, गाड़ी की चाबी दो मुझे। चुपचाप उस ड्राइवर ने गाड़ी की चाबी कविशा की हथेली में रख दी थी और कविशा ने गाड़ी फट से घुमा ली थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो अपने उल्टे हाथ से अपनी आंखों को साफ करते हुए अपने सीधे हाथ से गाड़ी की स्टीयरिंग घुमा रही थी। और फिर उसने किसी जगह पर अपनी गाड़ी को लगा दिया था, गर्दन उठाई थी। तो ये वही मंदिर था जहाँ वो पहले भी आ चुकी है। दुआएं, सिर्फ दुआएं और कुछ नहीं। उसने जल्दी से अपने दुपट्टे से अपने सर को ढक लिया था और अपने कदम ऊपर की ओर बढ़ाने लगी थी। तभी पुजारी जी ने उसे रोक लिया था। रुको, कहाँ जा रही हो कन्या? तुम्हारे वस्त्र। अब पंडित जी, मुझे प्रार्थना करनी है। मुझे मत रोकिए प्लीज़, मुझे मत रोकिए। पंडित जी कविशा को पहचान गए थे। अरे बेटा तुम? हाँ, मैं, आपको याद है ना, मैं अमाल के साथ आई थी। अमाल खतरे में है। पंडित जी मुझे प्लीज़ जाने दीजिए, प्लीज़। ठीक है कन्या, जाओ। पंडित जी ने अपने 2 कदम पीछे कर लिए थे और जल्दी इस चढ़ाई पर चढ़ते हुए कविशा इस बात से बेखबर कि उसके पैर कहाँ पड़ रहे हैं कहाँ नहीं, बस पहुँच गई थी सामने चुपचाप अपनी निगाहें लिए वो खड़े थे। और बस उनकी निगाहों में भी कविशा ने निगाहें डाल दी थी, अपने हाथ जोड़ दिए थे और फिर आंसू निकले थे और कुछ नहीं। और दिल से एक पुकार निकली थी, वही पुकार, मेरी अमाल को लौटा दीजिए। मैंने आपसे वो नहीं मांगा था जो आप मुझे देने चले हैं। मेरी अमाल को लौटा दीजिए। आपने ही भेजा है मुझे उसकी ज़िंदगी में, तो आप कैसे छीन सकते हैं? नहीं आप इतने नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप तो देते हैं सबको, आप ले कैसे सकते हैं? नहीं, लौटाना होगा आपको मुझे। मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगी जब तक आप मेरी बात सुन नहीं लेते। कविशा अपने होठों को नहीं हिला रही थी, उसका दिल बोल रहा था, जो रिफ्लेक्ट कर रही थी उसकी आंखें आंसू निकाल कर, जैसे वो भगवान से अपना आई कांटेक्ट जोड़ चुकी है। उसे इस दुनिया की कोई खबर नहीं थी, सिर्फ जान रही थी कि मेरे सामने कौन है और मेरी आंखें किसकी आंखों में हैं, बस। और वो अपनी बात कह रही थी। अगल बगल कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई है कि नहीं है, इससे कुछ लेना देना नहीं था उसका। बाहरी दुनिया से उसका कनेक्शन टूट चुका था। कनेक्शन मिला था तो उससे, जो इस दुनिया को खड़ा किए हुए है, जो इस दुनिया को चला रहा है। और उससे जब कनेक्शन मिलता है
तो वो भाव शब्दों में प्रकट नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मंदिर पर बने खम्भे पर उसने अपना सर टिका दिया था और उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थी, जैसे जिनसे वो ये सब कह रही है उन्होंने ही उसकी आंखों को बंद किया। जैसे ही कविशा की पलकें बंद हुई, वो एक फ्लैश बैक में पहुंच गई थी, बिल्कुल पिछले वक्त में। ये वही रात थी जब एक दूसरे को पूरा करके ये दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। अमाल के हाथों ने कविशा की कमर को थामा हुआ था और कविशा के हाथ अमाल के चेस्ट पर थे। दोनों के लब मुस्कुरा रहे थे और अमाल के लब कविशा के माथे पर थे। तभी कविशा ने 2 शब्द कहे थे अमाल से। अमाल, ये काका को मैंने पहली बार देखा। तुमने मुझे कभी बताया नहीं इनके बारे में, और मैं शादी के दिन भी पूछना भूल गई थी। ये मेरी जान, ये काका सिर्फ नाम के हैं। इन्होंने हमें बहुत सहारा दिया है, बहुत। शुरू से लेकर अब तक ये मॉम के साथ रहे हैं, हमें हर रास्ता दिखाया है। क्या सच में अमाल? हाँ बच्चा, सच में। काका उन लोगों में से है जिन पर आँख बंद करके यकीन किया जा सकता है। हर एक चीज़ उन्हें बताई जा सकती है। उनके बगैर कोई काम न करूं, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही फील होता है। वो बहुत अहम है, बहुत। अमाल जब अपनी बातें कह रही थी तो कविशा का चेहरा अमाल की चेस्ट पर था। अमाल ने फट से कविशा के माथे को चूमा। क्या हुआ, कोई बात है क्या? अब नहीं, कविशा ने अमाल से तो मना कर दिया, लेकिन उसके दिल ने उससे कुछ कहा। क्या अमाल से वो बात बोलूं? नहीं, अमाल यकीन नहीं करेगी, देख नहीं रही है कैसे बोल रही है वो। अब तो फिर क्या करूं? नहीं, पहले और कुछ देखते हैं, और कुछ तलाशते हैं। हो सकता है कुछ और मिले और वो बहुत सॉलिड हो। कविशा अपने मन में बिजी थी और ये बात अमाल भाप गई थी। उसने तभी कविशा के बाहिने फ्लावर को पकड़ लिया था। अब क्या है, क्या हुआ? इतनी गहरी सोच मेरी बाहों में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मेरी बाहों में आकर सिर्फ एक काम अलाउड है। अच्छा, वो क्या? अपनी चिंता सताते हुए कविशा ने पूछा। प्यार, सिर्फ प्यार। इन लबों को सिर्फ एक ही काम करना होगा, मुझे चूमना होगा हर जगह। नहीं, अभी इन लबों का मूड नहीं है। कविशा ने ये कहकर अमाल के इस काम को रिफ्यूज़ कर दिया था और फिर अमाल ने फट से कस कर उसे अपने गले लगा लिया था। और फिर कविशा की निगाह खुल गई थी और उसने सामने देखा था, जैसे वो जो खड़े हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। अमाल की आंखों में चमक आई और फिर से उसने अपनी नज़रों को उनसे बांध लिया और फिर से अपने दिल से वही दुआ की। घंटों बैठी रही थी वो। मत ढूंढो उसे जहाँ जाना चाहिए था वो वहीं गई होगी। मत ढूंढो, बैठ जाओ। मॉम ने ये अपनी बात धीरे धीरे कही थी और सब अपनी अपनी जगह बैठ गए थे। सबके मन में दुआएं थी, सबके हाथ जुड़े हुए थे। मिस्टर ग्रोवर अपनी जगह पहुंच गए थे और उन्होंने अपने लोगों को काम पर लगाया ही हुआ था। जगह जगह से कुछ न कुछ मिल ही रहा था। बस इसी तरह ही रात आगे बढ़ रही थी। रात से पहर बदला और वो सुबह में तब्दील हो गया। सुबह से पहर बदला, दोपहर में तब्दील हो गया और फिर शाम ने अपने रंग को फैलाना शुरू कर दिया था। देखते हैं अमाल को होश आएगा भी या नहीं। बाहर आ जाइए क्योंकि ये एपिसोड यहीं तक है। अपनी राय लिखना ना भूलिएगा, अपने कमेंट करना ना भूलिएगा, दुआएं करिएगा। दुआएं में बहुत ताकत है। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हो गई फॉर्मेलिटी। बस एक ही इम्पोर्टेंट बात है, मुस्कुराइए। जब तक आप इस इम्पोर्टेंट बात को पूरा करते हैं तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।